तुम्हारा पूरा परिवार बेटों का दीवाना है, लेकिन जब तुम्हारे पापा की पीढ़ी आई, एक साथ 8 बेटियां पैदा हो गईं। मां ने अपनी इज्जत के लिए 45 साल की उम्र में जिद करके गर्भ धारण किया ताकि इस बार बेटा पैदा हो सके। वो तो दिन में 4 बार खट्टा हॉटपॉट तक खाती थीं। खाने के बाद पेट पकड़कर चौक पर सब्जेक्ट 3 डांस करती थीं। किसने सोचा था कि एक ज्योतिषी मिल गया जो बोला कि इस बार भी लड़की ही होगी। मां ने यह सुनते ही मन बहुत खराब हो गया। इस बार तो वो सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए गर्भवती हुई थी, और अगर एक और बेटी हो जाती तो जैसे 9 परियां जमीन पर उतर आती। मां जो घर की राजकुमारी थी, वहीं तुरंत बहुत उदास हो गई, और फिर उसकी उदासी से समय से पहले प्रसव हो गया। इस तरह तुम मुंह परिवार के इकलौते बेटे पैदा हुए, लेकिन तुम अपनी अमीर घर के बेटे वाली जिंदगी का आनंद ले पाते? उससे पहले ही तुम्हें बिना बच्चे वाले तुम्हारे दत्तक माता पिता चुपके से ले गए। 8 बहनों को पता चला कि उनका इकलौता भाई गायब हो गया, तो उन्होंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह अपने सभी संबंधों का इस्तेमाल किया। 5 साल बीत गए। पालक माता पिता ने बांझपन ठीक कर लिया और उनका अपना बच्चा हो गया, तो उन्होंने तुम्हें कचरे की तरह घर से निकाल दिया। बिना घर के तुम सिर्फ कूड़े के ढेर के पास ही ठिकाना बना सके और कचरा बीनकर गुजारा करने लगे। तभी इस दिन तुमने दूर से आती एक मसेराती को देखा। तुम्हारे छोटे छोटे पैर खुद ब खुद रुक गए। ड्राइवर लाओ झाओ ने तुम्हें धोखाधड़ी करने वाला समझ लिया और एक्सेलरेटर दबाकर भागने की कोशिश की। तुम जल्दी से दौड़कर गाड़ी के सामने आ गए। आंटी, आगे पुल के नीचे पानी भर गया है, आगे जाना बहुत खतरनाक है। गाड़ी के अंदर बैठी महिला ने खिड़की से बाहर एक नजर डाली। लाओ झाओ, तुम्हारे पास नकद है क्या? उसे ही 1000 दे दो। लाओ झाओ ने तुरंत पैसे निकाले और खिड़की से तुम्हें दे दिए। बच्चे, आज धन्यवाद, ये हमारे मालिक की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है। तुम डर गए और जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। आंटी, ये मैं इसे नहीं ले सकता। मैं तो बस आपको याद दिला रहा था, आपका पैसा लेने के लिए नहीं। लाओ झाओ को अंदर ही अंदर पता था कि वे इस रास्ते से समय बचाने के लिए जा रहे हैं। तुम अभी भी मना कर रहे हो, इससे तो और समय बर्बाद होगा। छोटे, तुम जल्दी से ले लो। इतनी ठंड है, इससे बहुत सारी अच्छी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जल्दी ले लो, तुमने कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। तुम फिर से मना करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हें याद आया कि सर्दी आने वाली है। तुम्हारा छोटा सा झोपड़ा जरूर बहुत ठंडा हो जाएगा। ये 1000 तुम्हें सच में बहुत जरूरी था। तुम बस धीरे से धन्यवाद कह सके। तभी तुम्हारे गले में पहना हुआ जेड का लॉकेट बाहर गिर गया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी महिला ने उस जेड लॉकेट को देखा। उसे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। वो अचानक कार का दरवाजा खोलकर सीधे बाहर आ गई। महिला की इस अचानक हरकत से तुम डर गए और पीछे हटने लगे। ये लंबी आंटी कहीं उस 1000 देने पर पछता तो नहीं रही? महिला ने तुम्हारा डरा हुआ चेहरा देखा तो तुरंत झुक गई और पूरी कोशिश करके एक नरम मुस्कान लाई। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने धीरे से जवाब दिया, मेरा नाम आगी है। मुझे नहीं पता मेरा सरनेम क्या है, वो तुरंत नर्म आवाज में पूछने लगी। तो तुम जो ये जेड लॉकेट पहने हो, क्या मुझे देख सकते हो? तभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम्हारा खजाना दिख गया है। तुमने जल्दी से उसे ढक लिया और तुरंत अपने कपड़ों के अंदर रख लिया। महिला समझ गई कि तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, इसलिए उसने और नर्म स्वर में कहा, छोटे भाई, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। तुम्हें अचानक अपने गुरु की बात याद आई कि अगर कोई लॉकेट देखना चाहे तो दिखा देना। तभी तुमने मुश्किल से धीरे से कहा, आंटी, मैं आपको बस एक बार दिखाऊंगा, आप जल्दी करना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं इसे बेचूंगा नहीं। महिला ने तुरंत जेड लॉकेट लिया और अपनी पतली उंगलियों से उस पर बने पैटर्न की ओर इशारा किया। हालांकि रोशनी कम थी, साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो बेचैनी से पूछने लगी, छोटे भाई, ये जेड लॉकेट तुम्हें किसने दिया? तुमने ईमानदारी से जवाब दिया, ये मेरे परिवार ने मुझे दिया है। आंटी, आप काफी देर से देख रही हैं, मुझे घर जाना है। तुमने इतना कहा और तुरंत जेड लॉकेट वापस ले लिया। उसे पहनकर मुड़कर दूर भाग गए। महिला सड़क की लाइट के नीचे तुम्हारी पीठ को देखती रह गई। तुम्हारी दुबली सी पीठ पर बड़ा सा बोरा लटका था। उसके दिल में एक सुस्त सा दर्द उठा, जैसे किसी ने बार बार खींचा हो। वो भौहें सिकोड़कर वापस कार में बैठ गई। जेड लॉकेट का स्पर्श उसे बहुत परिचित लगा। जब वो छोटी थी, उसने अपने दादाजी के स्टडी रूम में बिल्कुल ऐसा ही देखा था।
दादाजी ने कहा था कि ये उनके परिवार की विरासत है और उसके सिर पर हाथ रखकर हंसते हुए कहा था, यूलू, तुम लड़का नहीं हो, इसलिए ये जेड लॉकेट तुम्हें नहीं दे सकता। मू यूलू को दादाजी की बात याद आई और उसके दिमाग में एक साहसी अनुमान आया। क्या ये छोटा लड़का वही हो सकता है, उसका कई सालों से बिछड़ा हुआ भाई? उसने तुरंत फोन मिलाया। हेलो, मेरे लिए शहर के उत्तर हिस्से में रहने वाले एक छोटे लड़के की जांच करो। वो एक छोटे भिखारी जैसा दिखता, उम्र 6-7 साल। मुझे कल दोपहर तक परिणाम चाहिए। उसी समय कूड़े के मैदान में बने झोपड़े में तुम पालथी मारकर बैठे और गुरु द्वारा सिखाई गई साधना का अभ्यास पूरी रात करते रहे। सुबह की पहली किरण पड़ी, तुमने अंगड़ाई ली और आंखें खोली। तुम्हें थकान नहीं थी, बल्कि बहुत ताजगी महसूस हो रही थी। पूरा शरीर ऊर्जा से भरा था और दिमाग भी बिल्कुल साफ था। तुम नहीं जानते थे कि इस समय तुम पहले स्तर की साधना में प्रवेश कर चुके हो। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारे पूरे शरीर को बदल रही थी। जल्दी ही तुम्हें महसूस हुआ कि शरीर पर चिपचिपी चीज लगी हुई है, जो चिपचिपी और बदबूदार थी। तुमने सोचा कि जल्दी से नहाना चाहिए। तुमने बाल्टी उठाई और झोपड़े से बाहर निकल गए। पानी भरने के लिए जा रहे थे। थोड़ा ही आगे गए थे कि तुमने देखा कि कई गाड़ियां कूड़े के मैदान के पास आकर रुक गईं। एक झुंड लोग गाड़ियों से उतरकर सीधे तुम्हारी ओर आने लगे। तुम वहीं पर रुक गए। तुम्हारे मन में तुरंत आया कि क्या ये लोग तुम्हें अनाथालय भेजने आए हैं? ये तो नहीं हो सकता। मेरा परिवार अभी तक मुझे ढूंढ नहीं पाया है। तुम डर के मारे बाल्टी फेंककर भागने लगे। ये लोग पूरी रात जागकर कूड़े के मैदान में तुम्हें ढूंढ पाई थी। वे तुम्हें कैसी भागने देती, वरना वे मुंह साहब को जवाब नहीं दे पाती। वे पीछे से चिल्लाती हुई दौड़ रही थी, छोटी मत भागो, हम बुरे लोग नहीं हैं। हमने सुना है कि तुम्हारे पास जेड लॉकेट है, हम बस उसे देखना चाहते हैं, तुम डरो मत। तुमने पीछे मुड़कर देखा कि एक अंकल हांफते हुए दौड़ रहे थे और तुम्हारी तरफ विनती भरी नजरों से देख रहे थे। तुम्हें अंदर से बहुत बेबसी महसूस हुई। कल रात ही तुमने उस आंटी को जेड लॉकेट दिखाया था, आज फिर एक और समूह आ गया उसे देखने के लिए। कोई रास्ता नहीं था, तुम्हें अपने गले से जेड लॉकेट निकालना पड़ा और उस बुजुर्ग अंकल को दे दिया। ये बुजुर्ग अंकल मू परिवार के बुजुर्ग मालिक के करीबी थे। मालिक के गुजर जाने के बाद उन्हें शहर के उत्तर हिस्से में आराम से रहने के लिए रखा गया था। कल रात उन्हें जबरदस्ती बिस्तर से उठाकर बुलाया गया था, सिर्फ इस जेड लॉकेट की पहचान करने के लिए। उन्होंने तुम्हारे हाथ से जेड लॉकेट लिया, कांपते हाथों से अपना चश्मा पहना और फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर ध्यान से देखने लगे। उस प्राचीन पैटर्न को बारीकी से देखते रहे, खासकर अंदर की तरफ खुदा हुआ मू शब्द। ये निश्चित रूप से मू परिवार की विरासत का जेड लॉकेट था। चीन दाफू की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया कि पुराने मालिक ने कहा था कि ये लॉकेट सिर्फ पोते को दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से छोटे मालिक का जन्म हुआ था, लेकिन उससे मिलने का मौका भी नहीं मिला और उसे चुरा लिया गया। पुराने मालिक इसी बात से दुखी होकर अंत में चल बसे। ज्यादा समय नहीं बीता था कि उन्होंने दुनिया छोड़ दी। चीन दाफू ने तुम्हारी ओर इशारा किया, जो मिट्टी से सना हुआ एक छोटे भिखारी जैसा लग रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। तुम क्या वही हो? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा। वो दिल की दवा निकाल भी नहीं पाया और वहीं सीधे बेहोश होकर गिर पड़ा, मू समूह के अध्यक्ष के कार्यालय में। मू यूलू ने पूरी रात आंख नहीं बंद की। उसके दिमाग में सिर्फ कल रात वाला छोटा लड़का ही घूम रहा था। उसका फटा पुराना और कमजोर रूप देखकर लगता था कि उसने बहुत कष्ट झेले हैं। क्या वो मेरा छोटा भाई हो सकता है? मू यूलू ने यह सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। सहायक जियांग चेंग काम की रिपोर्ट देने के लिए अंदर आया। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन उसने देखा कि आज सुबह मू यूलू बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। वो वहां बेचैन बैठी थी। उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। जियांग चेंग को यकीन ही नहीं हुआ। उनके शांत स्वभाव वाले, किसी भी परिस्थिति में न घबराने वाले मू साहब आज रो रहे थे। अचानक फोन की घंटी बजी और जियांग चेंग घबरा गया। फिर उसने देखा कि मू यूलू ने फोन उठाया और तुरंत खड़ी हो गई, कुर्सी तक गिरा दी और बिना पीछे देखे बाहर भाग गई। फोन पर वो एक बात, छोटे मालिक मिल गए, सुनते ही उसका मन पूरी तरह अस्थिर हो गया। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जो किसी भी तरह शांत नहीं हो रहा था। उसने सोचा और परिवार के ग्रुप में एक संदेश भेजा, छोटा भाई मिल गया, और फिर फोन बंद कर दिया। इस समय उसके लिए छोटे भाई की बात सबसे महत्वपूर्ण थी। मू यूलू नहीं चाहती थी कि कोई भी छोटी बात उसे परेशान करे।
जब वो अपने भाई को लेने जा रही थी। इस समय तुम सोच रहे थे कि इन लोगों को जेड लॉकेट दिखाने के बाद वे चले जाएंगे, क्योंकि अभी जो बुजुर्ग अंकल थे वो देखने के बाद सीधे बेहोश हो गए और उन्हें ले जाया गया। क्या उन्हें उस बुजुर्ग अंकल की चिंता नहीं है? वे अभी तक क्यों नहीं जा रहे? भीड़ से घिरे हुए तुम घबराए हुए थे और अपने जेड लॉकेट को कसकर पकड़े हुए धीरे से पूछा, अंकल क्या मैं जा सकता हूं? मुझे अभी काम है। छोटे मालिक, आप अभी नहीं जा सकते, हमारे मुंह साहब अभी आने वाले हैं। अचानक मुझे छोटे मालिक क्यों कहा जा रहा है? मुंह साहब कौन है? तुम्हें बहुत अजीब लगा। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार की तेज आवाज आई। एक लग्जरी कार सीधे कूड़े के मैदान में घुस आई। तुमने जिज्ञासा से देखा कि तुम्हें घेर कर खड़े अंकल सब जल्दी जल्दी कार की ओर दौड़ पड़े और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगे। तुमने दूर से देखा कि कार से उतरने वाली वही आंटी थी जिसने कल तुम्हें 1000 दिए थे। उसका कद लंबा था, उसने फिटिंग वाला सफेद सूट पहना हुआ था और पैरों में नीले क्रिस्टल के जूते थे जो उसे बेहद सुंदर बना रहे थे। उसकी हर हरकत में एक शाही अंदाज था। उसके नाजुक नैन नक्श ऐसे थे कि कोई उसे ज्यादा देर देख ना सके। तुमने कल रात ठीक से नहीं देखा था। तुम्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि ये आंटी इतनी सुंदर होगी। आंटी मेरी तरफ क्यों तेजी से आ रही है? तुम अचानक बहुत हीन भावना महसूस करने लगे और कहीं छिप जाने का मन करने लगा। मू येलू जल्दी ही तुम्हारे सामने आ गई। उसकी आंखों में उत्साह, दर्द और नरमी भरी हुई थी। ये पहली बार था जब वो अपने छोटे भाई से मिल रही थी। कल रात का एहसास आज जितना सच्चा नहीं था। आज उसका छोटा भाई कल से भी ज्यादा गंदा लग रहा था, जैसे चमकती आंखों वाला एक छोटा सा गंदा बच्चा। मू यूलू को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चुभन हुई हो। उसकी आंखें तुरंत भर आई। आगे मू यूलू झुक गई और तुम्हें गले लगाना चाहती थी। तुम डर गए और पीछे हटते हुए चिल्लाने लगे, आंटी पास मत आओ, तुम मेरे पास मत आओ, मैं बहुत गंदा हूं, तुम एक परी जैसी हो, तुम मुझे जरूर नापसंद करोगी। सड़क पर सब लोग मुझे नापसंद करते हैं। जब छोटे भाई ने उसे नहीं पहचाना, मू यूलू के दिल को ठेस पहुंची। उसने खुद को और नरम बनाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम्हारा नाम मूगे है। 6 साल पहले हमारी मां ने तुम्हें दक्षिण के एक अस्पताल में जन्म दिया था। उस समय स्थिति विशेष थी। तुम्हें किसी ने चुरा लिया था। जब हम वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे उस जेड लॉकेट पर मू लिखा है। वो तुम्हें दादाजी ने दिया था क्योंकि तुम मू परिवार के पोते हो। ये मू परिवार की विरासत है जो सिर्फ पोते को दी जाती है। तुमने अचानक इतनी सारी जानकारी सुनी और पूरी तरह स्तब्ध रह गए, लेकिन तुमने उसकी आंखों में वही नजर देखी जो तुम्हारे गुरु तुम्हें देखते समय रखते थे। तुमने उस पर विश्वास कर लिया। तो जिसे मैं हमेशा आंटी कहता था वो सच में मेरी बहन है। तुम कुछ देर तक स्तब्ध रहे, फिर शर्माते हुए धीरे से कहा, दीदी। मू यूलू का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपने आदमियों से कहा, तुम लोग पहले चले जाओ। वो डरती थी कि ये लोग घूरते रहेंगे तो छोटे भाई को डरा देंगे। आगे, अब दीदी के साथ घर चलो। आगे, मैं अभी दीदी के साथ नहीं जा सकता। मैंने अभी नहाया भी नहीं है और खाना भी नहीं खाया है। अभी खाना नहीं खाया? ये सुनकर मोयूलू का दिल टूट गया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर कहा, चलो पहले दीदी के साथ खाना खाने चलते हैं, फिर घर जाकर नहाएंगे। दीदी, क्या मैं अपने दोस्त शाओडो को भी घर ले जा सकता हूं? और क्या मैं अपने बहुत सारे खजाने भी ले जा सकता हूं? तुमने मासूमियत से पूछा। शाओडो कौन है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? फिर तुम मोयूलू को अपने झोपड़े में ले गए। हे भगवान, यही वो जगह है जहां छोटा भाई रहता था। मोयूलू का दिल दर्द से भर गया। शाओडो एक छोटा सा हैमस्टर था। कूड़े के मैदान में अचानक इतने लोगों को देखकर वो डर गया था। जैसे ही उसने तुम्हें देखा, वो कूदकर तुम्हारे पास आया और तुम्हारी गोद में छिप गया। मोयूलू को आमतौर पर चूहों से बहुत डर लगता था, लेकिन अब उसने जरा भी नफरत नहीं दिखाई। उसे डर था कि कहीं छोटा भाई नाराज ना हो जाए और उसके साथ ना जाए। क्योंकि छोटे भाई ने कहा कि हैमस्टर उसका दोस्त है, तो उसे भी साथ ले जाया गया। अंत में तुम सिर्फ हैमस्टर ही नहीं ले गए, बल्कि झोपड़े में रखे सारे कबाड़ भी पैक करवा लिए। इन चीजों ने लाओ झाओ को पसीने से तर कर दिया। मसेराती की डिक्की में भी सब कुछ नहीं समा पा रहा था। गाड़ी जब जियांगडोंग जिले के उत्तरी हिस्से की सड़क पर चली तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। हे भगवान, वो तो करोड़ों की मसेराती है।
लेकिन पीछे की डिक्की में ये कैसा कबाड़ भरा है? डिक्की का ढक्कन भी बंद नहीं हो पा रहा और उसे एक फटे कपड़े की पट्टी से बांधा गया है। ये कैसी अजीब हरकत है? गाड़ी के अंदर तुम और भी घबराए हुए थे। तुम्हें डर था कि कहीं तुम दीदी की गाड़ी गंदी ना कर दो, इसलिए तुमने अपने फटे थैले से वो अखबार निकाला जिस पर तुम लिखने का अभ्यास करते थे और उसे सीट पर बिछा दिया। तुम्हारे इस काम से मुंह यूलू की आंखें फिर से भर आईं। उसने हाथ बढ़ाकर तुम्हारे चेहरे को छुआ और कहा, अब से दीदी तुम्हें कभी भी कष्ट नहीं होने देगी। दीदी, मैं नहीं, मुझे अभी बस फ्राइड चिकन खाना है। क्या आप मुझे फ्राइड चिकन खिलाने ले जा सकती हैं?